everyone, Assalamu alaikum. Welcome to Wakeel Online, the most trustful source for legal advices, legal suggestions and legal matters. मैं हूँ बुशरा खान और मैं हूँ आगा ज़ुबैर खान और हम हैं आपके लिए एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म लेके जिसमें आपको इंसाइटफुल डिस्कशंस मिल सकती हैं ऑन लीगलाइज्ड बेसिस। तो चलिए इस शो का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के ज़रिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए और तो और मैसेजेस भी कीजिए। अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है या एक्सपीरियंस है या ऐसा कोई मामला आप शेयर करना चाहते हैं हमारे आज के टॉपिक के रेलिवेंस से, जी बताइए आगा, आज हम क्या शेयर करने वाले हैं? जी बहुत शुक्रिया बुशरा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जिस तरह दुनिया में टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मॉडर्न डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और इससे जुड़े मसाइल और इससे जुड़े मामलात भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें कि ये कितना वाइड टॉपिक है कि साइबर क्राइम के, अगर हम देखें तो अब इसका शिकार सिर्फ इंसान ही नहीं, बाकायदा तौर पर रियासतें भी इसका शिकार होने लगी हैं। तो इससे जो मामला जुड़े हैं उन पर बात करने के लिए और उन पर जो मसाइल मौजूद हैं उन पर बात करने के लिए आज हमने ये टॉपिक डिसाइड किया है कि हम साइबर क्राइम पर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक बात की आपने और बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल टॉपिक है ये। साइबर क्राइम की जब बात करते हैं, डिजिटलाइज्ड एरा है, 21वीं सदी है और सब कुछ ही ई ट्रेंड्स की तरफ जा रहा है। तो साइबर क्राइम तो एक ऐसी एजुकेटेड अवेयरनेस वाला प्लेटफॉर्म है जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें कि आगा बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने वास्टली डाइवर्सिफाइड लेवल पर हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसको ये पता ज़रूरी होना चाहिए कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। और साइबर क्राइम के ज़रिए थेफ्ट, हैकिंग, फ्रॉड, डिफ़ॉल्टर केसेस और तो और अगर आपका कोई पर्सनल डाटा है वो हैक हो जाता है या खुदा न खास्ता आपको ऐसे लिंक ओपन कर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। साइबर क्राइम इज़ अ प्रॉपर क्राइम वाला पोर्शन, लेकिन उस पर क्या कानून है, किस तरह से आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं और किस तरह से आप अवेयरनेस करके दूसरों को भी एजुकेट कर सकते हैं, स्पेशली दोज पेरेंट्स, दोज मदर्स जो घर पे भी इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जो इसका शिकार हो जाते हैं और किसी से बात नहीं कर पाते। आज हम आपको बताएंगे कि कानून की रोशनी में और लॉ एक्सपर्ट्स की नज़र में आप किस तरह से अपने कानून से आगाह हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर क्राइम। बिल्कुल, और जितना ही इस टॉपिक को समझना मुश्किल है उतना ही इसको समझना ज़रूरी भी है। तो इसलिए अगर आपका कोई भी मसला है या इससे रिलेटेड आप कोई मालूमात जानना चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल करें और प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बने और अपने मसाइल का हल जानिए। बिल्कुल, और अगर आपके साथ कोई ऐसा मामला है और आपको समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ हम यहाँ बैठे हैं और आज हम आपको बताते चले कि हम आपको किन के साथ मिलवाने वाले हैं और कौन है यहाँ पर जो रोशनी डालेंगे साइबर क्राइम पर। आज हमारे साथ है जी जैन अली कुरैशी। ही इज़ अ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट एंड ही इज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 years, ऑल्सो साइबर लॉ एक्सपर्ट। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। उनके साथ है जी एजुकेशनिस्ट यक्षी सलीम, जो कि पिछले 10 साल से एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे भी जानेंगे कि हाउ टू एजुकेट एंड ब्रिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग साइबर क्राइम। उनके साथ है जी एडवोकेट सीनियर हाई कोर्ट शेख तसव्वुर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। सबसे पहले सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए साइबर क्राइम होता क्या है? क्योंकि साइबर क्राइम वर्ड जो है ना बहुत टेक्निकल सा लगता है और एक जैसे कहते हैं ना थिक वर्ड है। मैं चाहूँगी कि हमारे नाजरीन को मालूम हो कि साइबर क्राइम जब कहीं पे हो रहा है या आवाज़ आए तो आप कैसे अलर्ट हो जाओ। व्हाट इज़ साइबर क्राइम? पहला जो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ साइबर क्राइम, अब इसकी दो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। एक डेफिनेशन तो आम लिसनर के लिए है और एक डेफिनेशन है थोड़ी सी जिसको हम कह सकते हैं कि एक IT रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। सबसे पहले एक मुश्किल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ कॉल्ड एज साइबर क्राइम। लेकिन अब चूंकि हमारे जो लिसनर्स हैं उसमें आम बहुत सारे लिसनर्स होंगे जिनको अभी इसका मतलब समझ नहीं आया होगा, तो इसका आसान लफ्ज़ ये है कि कोई भी ऐसा क्राइम जो कि टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता हो और उसके अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो और उसके अंदर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप रिलेटेड किसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी मदद से किया जाने वाला क्राइम जो है वो साइबर क्राइम है। और साइबर क्राइम की पाकिस्तान में अगर दो मुख्तलिफ कंडीशंस या दो मुख्तलिफ एग्जांपल्स अगर हम देखें जिनको ज़्यादातर हाईलाइट हमारे सामने जो होती हैं, दैट इज़ द सोशल मीडिया क्राइम एंड द सेकंड वन इज़ द फाइनेंशियल क्राइम्स। सोशल मीडिया क्राइम्स में जो मेजर साइबर क्राइम्स हैं उसके अंदर आ जाता है साइबर स्टॉकिंग आ जाती है, साइबर बुलिंग आ जाती है, डेफेमेशन आ जाती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ जाती है और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है या फिर फेक प्रोफाइल्स आ जाती हैं। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो डेफेमेशन रिलेटेड होते हैं। इसी तरीके से अगर हम फाइनेंशियल क्राइम्स की बात करते हैं तो उसमें तो हम आए दिन देखते हैं कि हमें कोई ना कोई मैसेज आ रहा होता है जहाँ पे हमें कहा जा रहा होता है कि आपका कोई इनाम निकल आया है। बिल्कुल, तो दोनों केसेस की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन जो अब आपका अगला क्वेश्चन का अगला पोर्शन था दैट इज कि कैसे अलर्ट हो जाएं। द मोमेंट यू गेट ट्रैप्ड, द मोमेंट समबडी गेट यू ट्रैप,
उसी वक्त आपने जैसे ही कोई आपको सिग्नल आ गया कि कोई शख्स आपको हार्म करना चाह रहा है, आपसे रिवेंज लेना चाह रहा है, आपको डिफेम करना चाह रहा है, उसके पास आपका कोई सेंसिटिव मटेरियल जा चुका है और अब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आपने उस वक्त सिग्नल जो है वो पकड़ लेना है कि नाउ यू हैव टू गेट इट रजिस्टर्ड। आपने अगर वहां से शुरू ना किया, एविडेंस जाया कर दिया और आपने उस चीज को प्रोलॉन्ग किया, सो द टाइमिंग डज मैटर इन दिस केस, क्योंकि जैसे जैसे आप डिले करते जाएंगे एविडेंस खत्म होता जाएगा। आपको पता है मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी किया हुआ मैसेज यू कैन डिलीट इट। ठीक, अब बहुत सारी एप्स ऐसी भी हैं जहां पे मैसेज जाने के बाद मैसेज फौरी तौर पे गायब भी हो जाता है और वो आपने जो ही किया और उसके बाद यू कैन डिलीट इट, एंड समटाइम्स देयर आर चांसेस कि स्क्रीनशॉट लेना भी मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। सो ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने एविडेंसेस को प्रिजर्व रखें। मेरे पास आज तक जितने भी क्लाइंट्स आए उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे कि जो ही उनको मैसेज आया तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिलीज को इंटिमिडेट किया जा रहा होता है, थ्रेटन किया जा रहा होता है, तो इसमें आपने एविडेंस डिलीट नहीं करना, उसको प्रिजर्व रखना है। जैन भाई ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में इससे रिलेटेड, साइबर क्राइम से रिलेटेड कौन से कानून और किस एक्ट के तहत ये काम करता है? देखिए, सबसे पहला जो लॉ है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस बेसिकली तमाम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर होने वाली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए आया। ये बड़ा जरूरी है इसको समझना। इसके 4 सेक्शंस थे जो कि रिलेट करते थे मुख्तलिफ ऑफेंसेस के साथ। जी, 36 and 37 have been omitted under section 54 of the Prevention of Electronic Crimes Act 2016। ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी क्रिएट करने की जरूरत है कि इस वक्त जितना भी एविडेंस अदालतों में हो रहा है वो अंडर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस हो रहा है। उसके बाद जो लॉ आया दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। ठीक, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 को मजीद बेहतर किया गया, उसमें मजीद अमेंडमेंट्स की गई बाय द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो रिसेंटली अभी आया है। यानी कि इट हैज बीन रिसेंटली अमेंडेड एज वेल। Yes, we will talk on it further, yes. लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड योर कमेंट्स एज वेल एज यू बीइंग सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट। सर मुझे ये बताइए, साइबर क्राइम से रिलेटेड जो हम बात करते हैं, तो इफ़ समन हैज़ बिकम अ विक्टिम, उसके साथ कोई ऐसा मामला हो रहा है जो कि साइबर क्राइम के फ्लैग के अंडर आता है, तो उसका क्या प्रोसीजरल मैटर है, किस तरह से आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, कहाँ जाए, सब कुछ बताए क्लियर। उसके लिए ये है कि जब भी किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो तो FIA में इन्वेस्टिगेशन विंग जो है जो साइबर क्राइम को डील करता है, वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। दैन आपका पोर्टल बना हुआ है, वहाँ पर भी आप जाके उधर से भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जब वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात जो है वो ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें तमाम की तमाम जितना भी प्रोसीजर उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें चूँकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अप्लाई होने की वजह से यानी वही है, जी प्रोसीजर वही है जो नॉर्मल आम हमारे कवानीन को डील करने के लिए होता है, वही यहाँ पर अप्लाई होता है। तो उसमें एविडेंस कलेक्ट की जाती है, फिर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ से भी अपनी हेल्प ले सकता है। फिर कि जिस किस्म की भी उसको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किसी डाटा को रिटेन करवाना हो उसको रिटेन करवा सकता है। तो ये तमाम प्रोसीजर जब वो अडॉप्ट करता है। ये भी बताइएगा कि जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास किस हद तक अथॉरिटी मौजूद है? उसके पास इस हद तक अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी सिस्टम को जो है वो पोजेशन में ले सकता है, किसी भी डाटा को कलेक्ट कर सकता है, किसी भी IT कंपनी को किसी रिकॉर्ड को रिटेन करने के लिए 1 ईयर के तक। जी, और ये रिकॉर्ड आपको मिल जाता है? Yes, आप डिवाइस रिकवर कर लेते हैं तो फिर रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 1 ईयर का पीरियड रखा हुआ है, जब तक वो IO चाहे तो उसको रिटेन करवा सकता है। ठीक, जब उसको जरूरत पड़ेगी उस एविडेंस को लाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर। ये तो होगी कवानीन की बात। मैम आप ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर साइबर क्राइम के कितने केसेस नज़र आते हैं, कितनी लड़कियां इसका शिकार नज़र आती हैं? जी देखिए, जैसे ये एक नया मीडियम है और हमारी जो यूथ है उसका रुझान भी इसकी तरफ बहुत ज़्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि एक क्विक फीडबैक का इसमें ऑप्शन भी है हमें। जैसे अगर हम जैसे देखें कि
मशहूर होने के लिए अगर चैनल में जाना है या कहीं और किसी मीडियम का इस्तेमाल करना है, अखबारात में अगर लिखना है, तो उसमें फ़ीडबैक ज़रा डिलेड है। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कोई वीडियो पोस्ट करते हैं या कोई पिक्चर पोस्ट करते हैं तो फटाफट एक लाइक्स की दौड़ लग जाती है, आपको नीचे कमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं आपके पिक्चर्स या वीडियोज़ के नीचे। तो स्टूडेंट्स या जो यूथ है मैं कहूँगी वो बहुत जल्दी इससे फैसिनेट होती है और फिर उसके बाद एक फॉलोअर्स की एक आप समझ लें कंपटीशन है, क्रेविंग होती है, क्रेविंग है कि ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले Right. और ज़्यादा मुझे लोग अप्रिशिएट करें, ज़्यादा जो है सराहें। तो इस वजह से जो है यूथ को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इन मुश्किलात का सामना है। अगर आप कहें कि जैसे टिकटॉक एप्लीकेशंस हैं या नई एप्लीकेशंस जो आई हैं उस पर जब वीडियोस बच्चे पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे जो है समटाइम्स हैरेसमेंट वाली कमेंट्स आती हैं। एक्चुअली बच्चे इस चीज से अवेयर ही नहीं है कि मतलब ये कितनी खतरनाक भी है। सोशल मीडिया जस्ट नॉट फैसिनेशन तो है, फैसिनेशन तो है। इसके साथ ये बताएं कि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में कोई साइबर क्राइम का सब्जेक्ट है, कोई अवेयरनेस के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन या क्लासेस दी जाते हैं आप यूथ को, बच्चों को? हमारी यूनिवर्सिटी में तो बाकायदा एक सोसाइटी बनाई गई है जहाँ पे बच्चों को इस हवाले से अवेयर भी किया जाता है। वहाँ रेगुलरली सेमिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा बाकायदा तौर पे जैसे मेरा ताल्लुक एक मीडिया फैकल्टी से है तो हम तो सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। हमारा एक सब्जेक्ट भी है डिजिटल मीडिया का जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। उसमें जब बच्चों को हम फ्रीलांसिंग के हवाले से बताते हैं या ब्लॉगिंग के हवाले से बताते हैं तो उनके साथ जो होने वाले अगर नुकसानात हैं जो बच्चे जिसका शिकार हो सकते हैं हम उससे भी उनको अवेयर करते हैं कि बेटे बचना कैसे फ़ायदा होता है। राइट, जी बिल्कुल। बच्चे जब जाते हैं, कदम रखते हैं इस दुनिया में तो वो अवेयर होके कदम रखते हैं और उन्हें फ़ायदा भी होता है। ठीक है सर, मुझे ये बताएं जब मैं आपसे बात करती हूँ, बल्कि हम एक कॉलर भी ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं हसीब बात कर रहा हूँ जेलम से। जी फरमाइए। मुझे एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया था कि आप इस लिंक पे क्लिक करें ऑनलाइन अर्निंग के लिए। उसमें मैंने स्टार्ट कर दिया और उसमें सीन ये था कि उन्होंने कहा कि आपको मिलते जाएंगे लेकिन आपको भी एक अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके साथ मैंने अमाउंट इन्वेस्ट की, मेरे वॉलेट में पैसे भी आए, कुछ टास्क किए मैंने, वो टॉपअप भी होता रहा। लेकिन जितना जितना वो असाइनमेंट्स बढ़ती गई उतना उन्होंने कहा मुझे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैंने किया और साथ साथ वो वॉलेट में शो होते रहे। लेकिन जब बारी आई वो विड्रॉ करवाने की तब उसने जब बस काम करना छोड़ दिया। जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो भी गई, ना मैं विड्रॉ कर सका और मुझे इसी चक्कर में कोई लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक, ये आजकल बहुत स्कैम हो रहा है। जी रिसेंटली मैंने ऐसे 2-3 केसेस को बीइंग ए लॉयर भी देखा है। होता ये है कि बेसिकली आपको ट्रैप किया जाता है, आपको एक असाइनमेंट दी जाती है कि आप ये काम करेंगे तो आपको वर्चुअली दिखाया जाता है कि आपके ये इनकम बन रही है। राइट। अब जो ही आप इनकम बनाने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ दिन वो आपको दिखाते हैं कि आपके इतने पैसे जो हैं वो बन चुके हैं। बिल्कुल ऐसा। अब होता क्या है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं वो आपसे टाइम टू टाइम दरकार करते हैं कि आप पैसे मजीद जो है इन्वेस्ट करें। उसमें कई जैसे अभी इन्होंने तो 1 लाख रुपया बताया, कुछ केसेस में तो लोगों ने 20 लाख 22 लाख इस हद तक भी इन्वेस्ट कर दिया। तो इसमें होता ये है कि ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड है। सेक्शन 14 के अंदर इसके बारे में बात की गई है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर, कि जहां पे कोई रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए आपको डिसीव किया जा रहा हो तो वहां पे ये क्राइम कमिट हो जाता है। अब यहाँ पे छोटी सी अवेयरनेस मैं लोगों को देना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि जॉब कैसे मिलती है। उसकी पहले एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके बाद आप अपनी सीवी लेके जाते हैं, या आपका इंटरव्यू होता है, या आपको जूम पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, या आपको फिजिकली बुलाया जाता है। अब अगर ये सारे स्टेप्स मिसिंग हैं तो आप स्ट्रेट अवे, और ये कौन सी जॉब है जिसमें आप पहले पैसे दे रहे हैं? ये सबसे पहले देखें। जो चीज मैं समझता हूं कि मेंटली आपको कोई अपील नहीं कर रही ना, तो उस चीज में फ्रॉड होने के चांसेस 100% है। देखिए, जॉब के लिए आप पैसे तो देते नहीं है, नहीं देते। You just apply and you get interviewed. Yes. अब जो ही आपने इन्वेस्ट, बेसिकली तो आपसे कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करा रहा है, बिल्कुल, और आपको ये दिखा रहा है कि आपके पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे, बिल्कुल। और मैं ये बताता चलूं, ये डिफरेंट सालों के अंदर डिफरेंट तरीके से क्राइम करने का तरीकेकार बदला है, बिल्कुल। तो पहले तो मैं ये बताता चलूं कि जो एक आम क्राइम होता है, जो आम फाइनेंशियल क्राइम होता है, उसमें एग्जिस्टेंस होती है एक क्राइम सीन की। आपने बहुत प्यारी बात की है, आई वुड लाइक टू ऐड इन द मिडिल, कि वक्त के साथ साथ क्राइम का तरीका भी डिफरेंट हो रहा है। क्योंकि देखिए,
डिजिटलाइज्ड एरा हो गया है, तो अब क्राइम्स भी Technology भी डिजिटलाइज्ड बढ़ती जा तरीके रही से आपके सामने आएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप किस तरह से डिसीव हो रहे हैं। बिगनिंग में ये फाइनेंशियल क्राइम स्टार्ट हुआ था यहाँ से कि गलती से आपको एक फोन आता था और वो कहते थे गलती से कोड आपके पास आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो काम था वो इस तरफ चला गया कि जी आपका बेटा जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बहुत ज्यादा हुआ है, रिसेंटली भी हो रहा है, ये बहुत ज्यादा हुआ है कि लोगों को फेक कॉल्स आई कि आपका बेटा पकड़ लिया और उसकी आवाज भी सुनाते हैं और पीछे से बाकायदा आवाज आ रही होती है। और तीसरा फिर काम ये शुरू हुआ कि लोगों को कॉल आती थी, वो सिर्फ एक बात कहते थे कि मैं आपका कजन बात कर रहा हूं, और बाज़ औक़ात लोग जल्दी में नाम प्रेडिक्ट कर जाते थे, उसके बाद वो बातचीत स्टार्ट होती थी और उसके बाद पैसे आपकी एक इलीगल ट्रांजैक्शन। और ये आजकल भी चल रहा है, बल्कि रिसेंटली आई हर्ड फ्यू सच केसेस के मदर्स होती हैं, देखें एक सर्टेन एज पर होती हैं 62, 70 या 50 प्लस, उनको जब इस तरह की कॉल्स आती है तो दे एक्चुअली टेक इट एज जेन्युइन कॉल और वो पता नहीं उसी वक्त ऑन द स्पॉट पैसे भिजवा देती हैं। दिस हैज टू बी स्टॉप। बहुत सारे लोगों ने भिजवाया। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपको आपका ब्रांच मैनेजर कॉल कर रहा है तो जो आपने बैंक में अकाउंट खोला था तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपने उस अकाउंट के उस पेज पे दे दी थी। यहाँ पर एक सवाल बनता है भाई, जो बैंक से रिलेटेड जो मामलात हैं, जो कॉल्स आपको आती हैं और स्कैम होते हैं, वो आपसे कोड पूछ लेते हैं और वो आप बताते हैं तो आपके पैसे चले जाते हैं। राइट। तो ये जो डाटा है इन लोगों के पास, इन मुल्ज़िमान के पास, जो कल्प्रिट्स के पास, वो डाटा ये कहाँ से लेते हैं? देखिए हम अपना डाटा खुद प्रोवाइड करते हैं। हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? हमारी जो फेसबुक के ऊपर या हमारे जो बाकी अकाउंट्स होते हैं वो पब्लिक होते हैं। हमने वहाँ अपना नंबर भी प्रोवाइड किया होता है। हम उनको ये भी बताते हैं हम कितने बजे जाग रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब बर्थडे का केक काटा गया। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो पब्लिक प्रोफाइल्स है वो ज्यादा इसका शिकार होती है। लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर फ्रेंड्स। ठीक। दुनिया में इस वक्त कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं आई जिसका सिक्योरिटी फीचर। बैंक से रिलेटेड जो अकाउंट का डाटा है, लाइक मतलब उनको ये कैसे पता चलता है कि आपका इस बैंक में ये वाला अकाउंट है, या पूरा नाम आपका ये है, आपका वालिदा का नाम ये है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जो आम तौर पे कहीं, मैं ये इसको हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि किसी की इंफॉर्मेशन लीक होगी, बट मैं ये समझता हूँ आज हम अपना डाटा कहाँ पे हम अपना डाटा नहीं देते। हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हमारे कार्ड की ट्रांजैक्शन होती है, वहां भी हमारा डाटा चला जाता है। इसी तरीके से हम किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहां भी हमारा डाटा चला जाता है। तो आपको आज के दौर में अगर आप चाहते हैं कि आप बच जाएं साइबर क्राइम से, तो सेल्फ अवेयरनेस इज द ओनली टूल, इज द ओनली मेथड जिसके थ्रू आप बच सकते हैं। क्या पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन है वो मत शेयर करें किसी के साथ। और क्या इदारों के अंदर से, जैसे बैंक्स हैं, क्या ये इस हद तक सिक्योर हैं कि इधर से डाटा हमारा लीक नहीं हो सकता? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी शख्स के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रही है और उसकी इजाजत के बगैर हो रही है, तो यहाँ पे एक लूप होल मौजूद है। कॉल वेरिफिकेशन को करना चाहिए। एक शख्स के अकाउंट में अगर चेक अगर आप देकर आते हैं तो चेक की वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कॉल आ जाती है, लेकिन अगर कोई शख्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके लिए भी एक कॉल जरूर करनी चाहिए उस ओरिजिनल उस अकाउंट होल्डर को जिसके अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि ये क्राइम इतना बढ़ चुका है कि यहाँ पे भी कॉल वेरिफिकेशन जो है वो ऐड करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम एक कॉलर ऐड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सारा है और मैं जेएनएम से बात कर रही हूँ। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और एक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रही हूँ। मेरे पास एक मैसेज आया था और उन्होंने कहा था कि आपका कोई इनाम निकला है, आप इस लिंक को क्लिक करें। मैंने जब उस लिंक को क्लिक किया तो मेरा इंस्टाग्राम उसके बाद से हैक हो गया और अब वो उसके बाद कुछ मैसेजेस वगैरह जा रहे हैं, जो बाकी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ मैसेजेस जा रहे हैं और उधार मांगा जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं क्या करूं, कहाँ रिपोर्ट करूं, कैसे रिपोर्ट करूं कि मेरा अकाउंट हैक हो गया और वापस मुझे रिकवर करवाना है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। जी उसके लिए सिर्फ ये है कि ये कंप्लेंट फाइल करें FIA में और इंशाल्लाह इनका मसला जो है वो हल हो जाएगा। वहाँ कोई पैसे का कोई फीस भी लगती है इनिशियली या नहीं? नथिंग, कोई फी नहीं, कोई फीस नहीं। और आपने जस्ट एक एप्लीकेशन लिखनी है। जी एग्जैक्टली जी। एंड दे टेक इट एज अ जेन्युइन पर्सन के ऐसा होता है कि फर्दर प्रोसीजर जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद ही करेगा। और ऐसा तो नहीं कि आपकी एप्लीकेशन को सीरियसली कंसीडर ना करे? नो नो नॉट एट ऑल। और जैन भाई अगर आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको कंसीडर करनी है कि वो लाज़मी होनी चाहिए? सबसे पहले इस केस के अंदर तो सबसे पहले उन्होंने मेंशन करना है वो URL जहां से उनको ये लिंक आया, ठीक, URL ऑफ द अकाउंट। ठीक। सेकेंडली उन्होंने मेंशन करना है कि जब उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई तो वो किस ट्रांजैक्शन किस अकाउंट के अंदर हुई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बैंक। ठीक। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये मेंशन करना है कि जब उनको किस ID से उनके रिश्तेदारों को मैसेजेस जा रहे हैं।
ठीक। ये सब चीज़ों की स्क्रीनशॉट्स उन्होंने अपने पास रखनी है और इन स्क्रीनशॉट्स को उन्होंने उस एप्लीकेशन के साथ लाजमी लगाना है। और अगर वो मैसेज किसी नाम से सेव है जी, तो आप वैसे एज इट इज़ उसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लेके कोशिश करें कि जो उस मैसेज के अंदर आने वाला नंबर है वो डिस्प्ले पे आए, क्योंकि देखें जब तक आपके पास सब्सक्राइबर डिटेल नहीं आएगी ना, और वो उस नंबर से आएगी, तो कोशिश करें कि उसका नाम सेव किए बगैर उस नंबर की स्क्रीनशॉट लें आप। सही है। इस नंबर से हमें मैसेजेस यानी कि ज़ाहिर प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के साथ ऐसा कोई मामला होता है या अगर आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वाकई आपके साथ हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप प्रूफ या एविडेंस ना चाहते हुए भी अगर कुछ खुदा न खास्ता सीरियसली इस चीज़ को अगर आप नहीं इन्वॉल्व करना चाहते तो प्लीज़ प्रूफ रखें, ताकि कल को आप उसे क्लेम ये करके बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप एक कंप्लेंट फाइल करते हैं तो अगर आप उसको इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपने किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी ही है तो फिर आप मुकम्मल चीज़ों को जो है ना उसको बाकायदा तौर पर कंसीडर करें कि क्या क्या चीज़ें उसमें क्या क्या शवाहिद होना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। आगे इसी के साथ साथ यक्षी सलीम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे ये बताइए, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्या रोल उनको प्ले करना चाहिए? देखिए डिजिटलाइज्ड एरा है, अब तो सेशंस भी जो है ना वो ऑनलाइन होते हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। तो ये साइबर क्राइम की ट्रेनिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है और सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना चाहिए इस हवाले से? क्या अवेयरनेस किस तरह दी जाए? देखिए, अब तो जैसे आपने खुद ही बताया कि ऑनलाइन दौर है और इस तरह से हम मीटिंग्स भी ऑनलाइन करते हैं और वर्क फ्रॉम होम का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। तो उसमें जो सब्जेक्ट रेलेवेंट टीचर्स हैं जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं वो इसको स्टडी करके इसके हवाले से बच्चों को अवेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिज़नेस स्टडीज़ का अगर मामला है उसमें इसी तरह से कवानीन बताए जा सकते हैं। उसमें बताया जा सकता है कि अकाउंट नंबर जैसे डिटेल्स हैं अपनी वो पब्लिक ना की जाएँ। इसके अलावा जैसे मेरा ज़ाती तौर पर एक डिपार्टमेंट जो है वो मीडिया स्टडीज़ का है, तो मीडिया के हवाले से हम बच्चों को बाकायदा तौर पर गाइड करते हैं कि आपने किस तरह का कॉन्टेंट जो है वो पोस्ट करना है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक करनी है और कैसी नहीं करनी। वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक ना करें जो बाद में आपको लगता है कि आप अगर कहीं वायरल होती है या कहीं उसको इस्तेमाल करके कोई आपको हरास कर सकता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना करें। अगर आप ईमेल कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे अगर किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस तरह के अल्फाज आप बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिए जो कि लेके कल को कोई आपको बुली कर सके। कोशिश करें कि आपका डाटा कहीं लीक ना हो। अपने जो अकाउंट नंबर्स हैं वो ना शेयर करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स आप शेयर ना करें, अपने ID कार्ड का। यहाँ पर एक सवाल है जैन भाई, क्या व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है और आपका डाटा व्हाट्सएप से भी लीक हो सकता है? क्योंकि अमूमी तौर पर लोग जो हैं वो समझते हैं कि व्हाट्सएप इज़ वेरी सेफ सॉफ्टवेयर, तो इसके अंदर इस एप्लीकेशन से आपकी एंड टू एंड जो है ना वो जो बात है, गुफ्तगू है, हाँ इनक्रिप्टेड होती है। तो ये किस हद तक सेफ है? देखिए व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर आपको कभी कोड मिले और somebody is asking you to share that code with that particular person, तो कभी भी वो शेयर ना करें। और व्हाट्सएप को अगर आप सिक्योर बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आज ही अनेबल करें। दैट वुड बी 6 पिन डिजिट्स, आप उसको लगा लें जी। उससे आपको ये फायदा होगा कि कोई शख्स अगर आपकी इजाजत के बगैर उसको खोलना भी चाहेगा, he will be unable to open it। WhatsApp के अंदर ही ये होती है ऑप्शन। Yes, WhatsApp ये प्रोवाइड करता है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तमाम पॉपुलर ऐप्स के ऊपर मौजूद है, फेसबुक पे भी मौजूद है। जैसे मैं ID पे भी आपकी yes, अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई शख्स मेरा अकाउंट खोलना भी चाहे, ओपन करना चाहेगा, तो मुझे इस बारे में जो है पहले पूछा जाएगा कि इज दिस यू who wants to access to this account or not। लेकिन उसके लिए आपका फोन और आपकी सिम आपके साथ होनी चाहिए। आपकी सिम उसके साथ जरूर होनी चाहिए। और व्हाट्सएप के हवाले से मैं ये लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आपके फ़ोन के अंदर जब तक कोई डाटा नाजेबा नहीं है ना, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। लेकिन जो ही आपने फ़ोन की गैलरी में नाजेबा डाटा रख लिया या आपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भेज दिया, तो फिर उसके बाद ये याद रखिएगा कि उसके बाद आप चांसेस जो आपके साथ डाटा प्राइवेसी ब्रीच होने के वो बढ़ जाएंगे। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है जी। और नॉर्मली लोग सोशल मीडिया पे स्ट्रेंजर्स पे ज्यादा यकीन करते हैं। बिल्कुल ठीक बात की आपने। जहन के लोगों को अपने बारे में खुद भी ख्याल रखना चाहिए कि आप लोग अपनी कोई भी प्राइवेट पिक्चर्स है, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, उसको सेफ मत रखिए। आप इस तरह की चीज़ें और इस तरह के जो क्रिटिकल सेंसिटिव कंटेंट होता है अपने मोबाइल में मत रखिए, क्योंकि इस तरह चांसेस आप ज़्यादा बढ़वाएंगे और इससे आप खुद भी परेशान होंगे और सोसाइटी भी परेशान होगी। इसी के साथ साथ एक कॉलर ऐड करते जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर है
और जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई को अभी कुछ दिन पहले एक ईमेल रिसीव हुई थी, उसमें उसको जॉब ऑफर हुई थी अब्रॉड से, और उसने बोला था कि टिकट्स वगैरह और सब कुछ वो दे देंगे, सारा एक्सपेंस उनका। अब उन्होंने टिकट्स भी प्रोवाइड की, सब कुछ किया, और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो उस टाइम पर पता चला कि टिकट्स भी फेक हैं, सब कुछ फेक है। तो बताएं कि इस तरह के ईमेल से किस तरह हम लोग बच सकते हैं? उन्होंने कोई पैसे पे किए? आपने कॉल कोई पे पैसे मौजूद पे हैं? किए? जी 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 आपने कोई पैसे पे किए? जी, वीजा के पैसे जो है वो हमने पे किए थे। बहुत शुक्रिया। दिस इज अनदर फ्रॉड। और वो भी तरीकेकार सेम है। देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। ये मैंने जैसे पहले बताया, फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस के अंदर हमेशा उस चीज़ को टारगेट किया जाता है जिस चीज़ के अंदर लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एक तो दो तरह के इमोशंस हैं। द फर्स्ट इमोशन इज खौफ, बेटा आपका अरेस्ट हो गया है। द सेकंड इमोशन इज लालच, आपको लालच दिया गया, आपका इनाम निकल आया, अब एक नया काम निकल रहा है, आपकी जॉब निकल आई है। तो अब जब आपको घर बैठे हुए एक ईमेल आ गई, आपने कभी सीवी किसी से शेयर नहीं की। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने आप से पूछने हैं कि क्या मैंने कभी किसी इनाम के लिए अप्लाई किया था, या क्या मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था। कभी ऐसा भी हुआ है कि एक शख्स जो है वो जॉब के लिए अप्लाई ना करे, उसको टिकट्स भी ईमेल पे आ जाएं, या उसको जो है अप्लाई किए बगैर एक जॉब भी मिल रही है। और आप देखें, मैं ये समझता हूं कि इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपको टिकट्स मिली, आपको कंपनी का बता दिया गया, यहां पे मैं समझता हूं कि सबसे पहले जब आपको ईमेल आई, आपको इंटरनेट पे इतना चेक कर लेना चाहिए था कि ये कंपनी क्या एग्जिस्ट करती है, क्या कोई ऐसी कंपनी आज के दौर में है जिसकी वेबसाइट ना हो, जिसका सोशल मीडिया के ऊपर कोई पेज ना हो। सो ये मैं समझता हूँ यहाँ पे बेसिक अवेयरनेस है, अगेन एंड अगेन। और ऑनलाइन वीडियो के थ्रू भी आप बात करें, अगर आप वाकई किसी को जेन्युइनली परसीव करना चाहते हैं तो आपको पता तो क्या बात किससे करें। जी, यहाँ पर जैन भाई, आपने जैसे पिछले दिनों सुना, जो वीडियोस की बात हम करते हैं, तो वो एक टिकटॉकर है डकी भाई, तो उनकी वाइफ का भी डीप फेक वीडियो बनाकर तो वो पोस्ट कर दी गई, और उसके बाद काफ़ी मसला बना। उस हवाले से आप क्या? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई वीडियो अगर आप फेक साबित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके सामने ओरिजिनल वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल को आप डिफरेंशिएट करते हैं फेक के साथ। ठीक, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो कहता है ये मेरी आवाज़ नहीं है, तो सबसे पहले उसकी ओरिजिनल वॉइस को वॉइस सैम्पलिंग में मैच किया जाएगा फेक वॉइस के साथ। ठीक, तो स्लो मोशन के अंदर फ्रेम बाय फ्रेम जाके कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर देखी जा सकती है कि क्या वो फेक है या वो ओरिजिनल है। क्या ऐसी सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती हैं कि ये डीप फेक है? जी बिल्कुल। देखिए, जब भी किसी चीज़ का वीडियो एनालिसिस होगा तो वीडियो एनालिसिस में हर चीज़ डिटेक्ट हो सकती है। जैसे मैंने वॉइस सैम्पलिंग की बात की, तो ये तमाम चीज़ें जब आपका वीडियो एनालिसिस किसी वीडियो का सामने आता है तो ये चीज़ें एनालिसिस में सामने आ जाती हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है? इशू ये है कि ये जो इशू ऑफ डीप फेक है, इसको अभी आके हमने जाना है, बट ये बहुत सालों से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि जहां पे कोई फेस मिलता जुलता होता है, उस फेस को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है किसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज या वीडियो के ऊपर, किसी को डिफेम करने के लिए। अब जिसकी भी कोई ऐसी वीडियो या तस्वीर लगा दी जाती है, उसको क्लैरिटी देते हुए कई साल लग जाते हैं कि ये मैं नहीं हूं, लेकिन एक्चुअली उसके साथ जो उसका नुकसान किया जाता है। अब मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये इतना हीनियस क्राइम है कि इसमें आम मुलजिम जो पकड़ा जाता है उसको तो इवन सुपीरियर कोर्ट से बेल नहीं मिलती। ठीक, ऑल्दो इसकी पनिशमेंट सिर्फ 5 साल है। ठीक, लेकिन चूंकि ये ऑफेंस ऐसा है, इसमें आप पूरी फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, सोसाइटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उस खातून को आप जो है पूरा उसका मेंटली और उसको जो एक मैं समझता हूं परेशानी, टेररिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पूरी एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो हरासमेंट। मैं चाहूंगी कि आप भी रोशनी डालें कि अगर तो ऐसा कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो उसको क्या सजा मिलती है, क्या जुर्माना है, और वैसे कितनी सजा, किस हद तक सजा मौजूद है? इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ कि हमारे जो पीका एक्ट है, इसके अंदर एक प्रोविजन है जिसके तहत ये है कि पाकिस्तान पीनल कोड से भी अगर कोई सेक्शन जो है वो ऐड होता होगा तो वो भी साथ ट्रायल होगा, जिसको जॉइंट ट्रायल कहते हैं। लेट्स सपोज अगर किसी शख्स ने इस हद तक हरासमेंट जो है क्रिएट की कि उस शख्स ने उस जान से ही वो हाथ धो बैठा, तो देन फिर उसमें पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन भी ऐड होगा, क्योंकि ये उसकी वजह बना। राइट। तो जब ये होगा तो फिर उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकती है। ठीक, तो दिस इज अ सीरियस क्राइम, और उसका जो पनिशमेंट है वो भी सीरियस है। जी, मैंने रिसेंटली एक केस भी किया जिसमें एक खातून जो थी उसने सुसाइड कर लिया और उसके 4 बच्चे थे,
और वो जो तस्वीर तैयार की गई थी वो एडिटेड इमेजेस थी। सो ये जो केसेस हैं ये इसलिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक मेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ लोगों को लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एडिटेड तस्वीरों की, बिल्कुल, कि एडिटेड तस्वीरों के साथ क्या लोग और डीप फेक के साथ लोग किस किस्म के लोग लोगों के साथ जो है वो उनको रिवेंज लेते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, तो ये एक बड़ा एक सीरियस किस्म का क्राइम है। आपने बात की डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप देखती हैं कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जब लड़कियों के साथ उनकी डाटा लीक हो जाता है या इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, तो फिर उनकी मेंटल हेल्थ को कितना इफ़ेक्ट होता है? बहुत ज़्यादा असर होता है अक्सर, बल्कि मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होती हैं, ज़्यादातर फीमेल्स के साथ ही ऐसे वाक़यात होते हैं, तो बाकायदा तौर पे क्लास परफॉर्मेंस उनकी इफ़ेक्ट होने लग जाती है, अटेंडेंस उनकी लो होना शुरू हो जाती है, आपको एटीट्यूड में वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा, और क्लास के अंदर जैसे वो प्रेजेंटेशन दे रही है तो उनके कॉन्फिडेंस में भी फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। काउंसलिंग सेशंस आप लोग देते हैं? जी बिल्कुल, उसमें हम ऐसे फेस से गुजरे। जी बिल्कुल, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है मेंटोरशिप का, जिसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए हम लोग अपने जो डेस्क हैं उन पे हमने विजिटिंग आवर्स डिस्प्ले किए होते हैं कि अगर हम फ्री हैं, जिस टाइम पे हमारी क्लासेस नहीं हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं और पर्सनली आकर हमसे इस तरह के इश्यूज जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। मतलब स्टेट लेवल पे भी आप समझती हैं कि इस तरह के सेशंस होने चाहिए, और मेरा ख्याल है कि इसमें तो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो भी इस चीज़ से अवेयर हों कि बच्चों को किस हद तक जो है ना वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। बल्कि मैं चाहूँगी इसके अंदर कि कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी बनाई जाएं कि इम्प्लीमेंट की जाएं सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कि वो वाले स्टूडेंट्स जो कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग्स की जाएं और बाकायदा तौर पे सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएं जिसमें पेरेंट्स को भी गाइड किया जाए कि जो बच्चे जैसे यूट्यूब पे कोई कार्टून्स भी इवन देख रहे हैं, अंडर एज भी हैं, टीनेज से छोटे भी हैं, तो तब भी पेरेंट्स ने उनको मॉनिटर कैसे करना है ताकि बच्चे जो हैं वो इस तरह के ज़हनी इसतराब का शिकार ना हो। बिल्कुल ठीक जैन भाई, एक सवाल यहाँ पर है कि पिछले कुछ अरसे में एक केस था पाकिस्तान में आया सरगोदा में, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से, वो एक शख्स के पास से तकरीबन 6.5 लाख के करीब वीडियोस बरामद की गई थी और वो इंटरनेशनल उसको सेल करता था, अमेरिका, इटली, तो उसके अंदर उसको सज़ा भी हुई, तब 7 ईयर सज़ा थी, अब मेरा ख्याल है अमेंड होगी, है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ 12 लाख के करीब जुर्माना हुआ था। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना बड़ा स्कैंडल था, इस हद तक पाकिस्तान में मतलब क्राइम 6.5 लाख वीडियोस, मतलब कोई देखिए छोटा सा कंटेंट नहीं है। ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ये पूरी दुनिया में बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि जो एक बच्चा है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर कोई शख्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज द ओनली ऑफेंस जिसमें किसी वीडियो का पोजेशन भी क्राइम है। जो बाकी क्राइम्स है वहां पे वीडियो भेजना, वायरल करना, डिस्प्ले करना, ट्रांसमिट करना, पब्लिक एग्जिबिट करना क्राइम है। बिल्कुल। लेकिन इस सेक्शन 22 के अंदर द वर्ड इज पोजेशन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। तो जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसमें पूरी दुनिया के जितने लॉज हैं, साइबर लॉज, मैंने जितने भी मेरी नजर से अभी तक गुजरे हैं, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट्स ऐसे केसेस के अंदर दी जाती हैं, क्योंकि जो एक शख्स होता है वो बच्चे को बिल्कुल उसके इब्तदा में ही एक बहुत बड़े मेंटल एंजाइटी में का शिकार कर देता है। बिल्कुल सही बात। अब इस तरह के केसेस के अंदर मैं समझता हूं कि ये जो, जैसे भी हमने पनिशमेंट का जिक्र किया और ये पनिशमेंट फिर हाई कोर्ट से ये डिसीजन अपहेल्ड हुआ था, इस तरह के केसेस जो हैं जब तक सजाएं नहीं होंगी तो डेटरेंस नहीं क्रिएट होगी। देखें ना कि उस शख्स को मेरा ख्याल है 2017 में सजा हुई थी, तो 2017 से अगर अब तक देखें तो 7 ईयर्स, तो अब तो वो बाहर भी आने वाला है। बिल्कुल ऐसा। और मैं, हालांकि उसको एक मैक्सिमम सजा होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी, और 7 साल कुछ भी नहीं है ऐसे जुर्म, लेकिन तब क्योंकि कानून ही बेसजा इतनी थी। देखिए इसमें एक और चीज़ है, मैं इसमें मजीद ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स का काम है कि अगर बच्चा घर में खामोश रहता है, जैसे मैडम ने भी बताया कि उसकी एक्टिविटीज नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं रही, उसकी फोन हिस्ट्री को चेक किया जा सकता है। यहां से आप थोड़ा बहुत उसके बारे में मालूम कर सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है और बच्चा क्यों परेशान है, क्योंकि ऐसे कामों के अंदर आम तौर पे इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। और मैं एक और चीज इसमें यहां बताना चाहूंगा, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा वर्ड है कि इफ समबडी सर्चेस इट ऑन एनी ऑफ द सर्च इंजन, ऑटोमेटिकली जो आपका आईपी है
उसको कंसर्न्ड अथॉरिटीज को भेज दिया जाता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डूइंग, वॉचिंग और डूइंग एनी वर्क रिलेटेड टू इट। और अगर जैन भाई कोई शख्स इस मुल्क से बाहर बैठकर ये क्राइम कर रहा है और वो पाकिस्तान में क्राइम हो रहा है, तो उस शख्स को कैसे पाकिस्तान का कानून इन्वॉल्व करेगा? देखिए, जो इस लॉ का सेक्शन 1 है जो साइबर जुरिस्डिक्शन की बात करता है, आमतौर पे साइबर जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करना आसान नहीं है, बट इस लॉ के अंदर ये कैटेगोरिकली लिखा गया है कि अगर कोई शख्स दुनिया के किसी भी कंट्री में बैठ के पाकिस्तान में किसी शख्स को नुकसान पहुंचाएगा थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, थ्रू एन इंटरनेट, तो उसकी जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान में क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स VPN लगाकर ये क्राइम कर रहा है तो फिर उसको कैसे डिटेक्ट? देखिए, मैं आपको इसका ये बताना चाहूंगा कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, तमाम चीजें जो कि आप साइबर स्पेस के अंदर करते हैं, बल्कि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। नाउ द टर्म इज recognition, the term is collecting of the evidence। आप अल्टीमेटली डिफरेंट चीजों को कनेक्ट, डिफरेंट डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आप अल्टीमेट चीज की तरफ चले जाते हैं। Can you detect someone who is doing a crime with the help of VPN pin? Yes, totally traceable। देखिए, आराम से traceable है। जी, मैं आपको ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो 90% केसेस में क्या हो रहा होता है कि जो नंबर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो फेक होते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, फेक होते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोशल मीडिया क्राइम है उसका आगाज होता है एक फेक अकाउंट से, सही, और जो एक फाइनेंशियल क्राइम है उसका आगाज होता है एक फेक सिम कार्ड से, सही। अब यहां तक सबको क्लैरिटी है कि ये चीज होगी ही फेक अकाउंट्स के थ्रू, सही। द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ यू विल get to the point के who has done it। ठीक, like अगर SIM card fake है, you can just check the IMEI, how many SIMs have been used in that particular form। If the account that has been used, if that particular account is a fake account, the victim knows who can do it, सही, who will be doing it। ठीक है। इसी के साथ साथ एक ऐड था जो मदर्स डे पे निकला था, जब हम बात करते पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स देखिए पुराने ज़माने से अगर हम इस जनरेशन की बात करते हैं तो ये डिजिटलाइज्ड एरा जो है वो अभी पेरेंट्स का जो बैच है, जो जनरेशन है वो सीख रही है। जब हम माओ को चेक करते हैं तो वो यूट्यूब पे अक्सर घर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फादर्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके माँ बाप भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन यूट्यूब पे इतना स्कैम चल रहा होता है, लिंक्स चल रहे होते हैं कि आप एक लिंक को क्लिक करते हैं और आपकी मदर्स का डाटा, उस मोबाइल का डाटा, वो कोई भी अगर मोबाइल यूज़ करिए वो चला जाता है। ऐसे में बताएं कि ऐसे में किस तरह से हम अवेयरनेस दिलाएं कि यूट्यूब पे भी जो स्कैम्स चल रहे हैं दे आर एक्चुअली जेन्युइन, पूरा का पूरा आपका डाटा निकल जाता है। जी सर। अच्छा, देखिए, एक मैं चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मोस्टली होता क्या है, ऐसा स्कैम होता कब है? पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो रोना स्टार्ट करते हैं उनको फ़ोन के ऊपर कार्टून्स लगा देते हैं। अब होता ये है कि जब उस पर एड्स आती हैं तो बच्चों के पास कोई हल नहीं होता कि उनके सामने जो चीज़ आ रही है वो उस पर क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल। अब जब पेरेंट्स वापस फ़ोन की तरफ आते हैं तो मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि उसके ऊपर बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वायलेंट कंटेंट भी आ जाता है। तो पेरेंट्स जब फ़ोन बच्चे के हवाले कर देते हैं, जो कि बच्चा रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता या उसको ये नहीं पता कि मैंने किस चीज़ को क्लिक करना है, तो वहाँ पे एक आसान तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने पेरेंट्स ने बच्चों को कार्टून्स दिखाने भी हैं, अगर वो बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा, अगर वो टाइम पे नहीं सो रहा, अगर वो तंग कर रहा है, तो कोशिश करें उसको टीवी पे दिखाएं। दूसरी बात ये है कि आजकल आपके फ़ोन्स भी जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजीज लेटेस्ट आ चुकी हैं। उसके अलावा जहाँ तक बात है कि एड्स जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं। जब मैं when I was doing BBA, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वाज अ टर्म दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? जब हम कोई शूज खरीदने जाते हैं या शर्ट खरीदने जाते हैं तो प्राइस होती है 999, 1999। तो हमें ये लगता है अच्छा जी ये तो मेरा 2000 बच रहा है, बेसिकली होता 2000 ही है। सो एवरी एड विच इज बीइंग रन, वहां पे आपके जो आपका देखें सबसे पहले क्या किया जाता है फेसबुक पे, आप यस आप जो चीजें सर्च कर रहे होते हैं ना आपको वो नजर आनी शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली ऐसी सारी चीजों में अट्रैक्ट तो दिमाग को किया जाता है ना कि आप अट्रैक्ट होंगे, आप फौरी तौर पे क्लिक करेंगे बगैर कुछ सोचे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक दफा खुद अपने आप से पूछें कि ओरिजिनल ब्रांड पे वही कपड़ा 25,000 का बिक रहा है, सेल हो रहा है, और ये जो मुझे वेबसाइट दिखा रही है और उसके नीचे लोग व्यूज भी नहीं पढ़ते,
90% उन साइट्स के ऊपर या उन फेसबुक पेजेस के ऊपर नीचे लोगों ने लिखा होता है कोई परचेज ना करे, ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो रिव्यूज को चेक करें। ऑनलाइन एप्स भी होती हैं। शेख साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब कोई शिकायत FIA के पास जाती है तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो किस हद तक आप एक, जैसे होता है ना रिमांड दिया जाता है मुलजिम का, तो एक तो ये बताइएगा कि कहाँ से इसकी जुरिस्डिक्शन कौन सी कोर्ट्स के पास होती है, क्या ये स्पेशल कोर्ट्स हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि ऐसे मुलजिम को जो साइबर क्राइम का मुलजिम है उसको कितनी देर तक रिमांड पे रखा जा सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी, इसमें जो बड़ा क्लियर कट बता दिया गया है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई होता है, तो इसका रिमांड पीरियड भी उतना ही है जितना नॉर्मली अदर ऑफेंसेस के साथ है, ठीक, और अदर लॉज में है। और उसके बाद ये है कि जैसे ही इसका रिमांड पीरियड कंप्लीट होता है, इन्वेस्टिगेशन पीरियड कंप्लीट होता है, इसका चलान जो है वो पेश कर दिया जाता है। इसके लिए नॉर्मली सेशन जजेस जो होते हैं और मजिस्ट्रेट साहब भी हैं जो एम्पावर्ड किए गए हैं, जो इनका ट्रायल करते हैं। ऑफेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 7 ईयर से अबव है तो वो सेशंस कोर्ट में चले जाते हैं, उससे नीचे है तो वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट में आ जाते हैं। और क्या जो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं और जो जजेस होते हैं या मजिस्ट्रेट्स होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड किए जाते हैं? जी, उसके लिए लॉ के अंदर ही मौजूद है कि उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि IT से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। प्रोसिक्यूटर्स का भी बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये सारे के सारे ऑफेंसेस रिलेट करते हैं IT के साथ। और IT के लिए ज़रूरी है उनके ट्रायल करने के लिए कि उनको साइंटिफिक जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको प्लेस करना, उनको कंपेयर करवाना फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी से, कितने पीरियड के अंदर करवाना है, क्या SOPs है, उनको क्या फॉलो करना है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, 21 SOPs दिए कि कोई भी साइंटिफिक जो है वो एविडेंस अगर आप कलेक्ट करते हैं तो उसको प्रिजर्व करके कितने पीरियड के अंदर आपने उसको फॉरेंसिक करवाना है। जब तक वो नहीं होगी वो वैलिडिटी उसकी नहीं होगी। और जैन भाई ये भी बताइएगा कि जब आप मतलब जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और सारी एक प्रोसीजर है पूरा मुकम्मल, तो जो लोग डिजिटल क्राइम से, मतलब अब तो दुनिया इतनी आगे जा चुकी है कि वो डिजिटल टेररिज्म की टर्म भी सामने आ चुकी है, तो क्या जो पाकिस्तान में कवानीन हैं, जो पीका एक्ट है, वो इस लिहाज से कंप्लीट है जितने जुराइम इसमें पाए जाते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस लॉ में बहुत सारी अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। एक तो जहाँ ख्वातीन के मामलात है, मैं समझता हूँ वहाँ पे जहाँ ख्वातीन की नाजेबा तस्वीरों के मामलात हैं वहाँ पे सजाएं बढ़ाने की ज़रूरत है। सही। 5 ईयर पनिशमेंट इज़ टू लेस, ताकि सामने वाला सबक सीखे कि जी बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे लॉ के अंदर हैकिंग जो है एज एन ऑफेंस मिसिंग है। आपके सामने जो एप्लीकेशन आएगी, जो आप पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले बात ये लिखी होगी मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया। आपको बहुत सारी दुनिया के लॉज मिलेंगे जहां पे हैकिंग एज एन ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। इवन के आपको इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर भी सेक्शन 67 के अंदर आपको हैकिंग की डेफिनेशन मिलेगी। इसी तरीके से मैं समझता हूँ लॉ की जो लैंग्वेज है वो आसान होनी चाहिए। लॉ की लैंग्वेज आसान से क्या मुराद है, जैसे अनऑथराइज्ड यूज ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, बेसिकली इसका मतलब है एक फेक अकाउंट बनाया गया है और उसकी सजा क्या है, तो इसको रिप्लेस किया जाना चाहिए विद पनिशमेंट ऑफ फेक अकाउंट, ताकि एक आम शख्स जब उसको पढ़े, क्योंकि सबसे पहले तो आपका फेक अकाउंट बनता है ना, जहां से सारा प्रोसेस फिर आपके साथ किया जाता है, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन और ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। अब किसी भी शख्स के लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑफेंस जो है वो तस्वीरों से रिलेटेड है, कौन सा ऑफेंस जो है वो फेक न्यूज या डेफेमेशन से रिलेटेड है। अब इसी तरीके से साइबर स्टॉकिंग, अब साइबर स्टॉकिंग में भी तस्वीर और वीडियो की बात की जाती है, लेकिन जो नाजेबा ना हो, विदाउट कंसेंट किसी ने शेयर कर दी है। तो मैं ये समझता हूं अब लेटेस्ट लॉ के अंदर साइबर बुलिंग को ऐड किया गया है, तो मैं ये समझता हूं कि कहीं पे लॉ का जो लैंग्वेज है उसको मजीद आसान बनाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जितने विक्टिम्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो FIR से ज्यादा रिमूवल ऑफ द कंटेंट की तरफ होती है। ठीक है। अब सेक्शन 37 जो है दैट इज अनलॉफुल कंटेंट, उसके ऊपर मैं समझता हूं मजीद उस लॉ को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि इसके हवाले से सिटीजन प्रोटेक्शन रूल्स आए थे जहां पे कंपनीज को कहा गया था कि अपने ऑफिसेज ओपन करें ताकि किसी का भी कंटेंट हो तो जल्दी रिमूव हो जाए, लेकिन वो चूंकि रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए, तो मैं समझता हूँ इस तरफ हमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज की तरफ भी जाना होगा, जहां पे जिन ममालिक से ये ऐप्स चल रही हैं हम उनके साथ ट्रीटीज साइन करें ताकि किसी का ऑब्जेक्शनेबल डाटा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 और 6 आवर्स रिमूव हो जाए। ठीक है, मुझे ये बताइए जैन, इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हुई है दूसरे एक्ट में, एक तो वो भी आप बताइएगा, लेकिन मैं इससे पहले चाहूँगी कि यक्षी आप ये ज़रूर बताएं
कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है और इस वक्त वो अल्फ़ा जनरेशन है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उन पे भी क्या लागू होता है कि वो जब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं और आजकल पब्लिक प्रोफाइल्स का बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं आप ट्रेंड है, लेकिन जो प्राइवेट से प्राइवेट प्रोफाइल्स भी होती है उनका डाटा तो लीक नहीं होता लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट ही हैक हो जाता है। तो ये जो सारे बच्चे इस वक्त स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या जिम्मेदारी बनती है वाइल यूजिंग सोशल मीडिया ऐप्स? आप एज एन एजुकेशनिस्ट क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि इसमें सेल्फ सेंसरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ना स्टूडेंट्स को वो अडॉप्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो आप खुद देखें कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। बेशक आपका अकाउंट पब्लिक है या आपने प्राइवेट अकाउंट भी रखा हुआ है, अगेन वही वाली बात है कि देखें ये अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है या हादसा, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसमें खुद अवेयर होने की ज़रूरत सबसे पहले है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपके उस डेटा को, आपकी पिक्चर्स को इस्तेमाल करके कोई आपको नुकसान ना पहुंचाए। उसमें जैसे कि अभी जैन साहब ने भी बताया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जैसे है वो बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि मैं खुद भी एक दफ़ा इसका शिकार हो चुकी हूँ। मेरा अकाउंट भी एक दफ़ा हैक हुआ था, लेकिन ये है कि उस 2 स्टेप वेरिफिकेशन ने मुझे बचा लिया। और उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन आती है कि आपका अकाउंट किसी ने कहीं से लॉग इन करने की कोशिश की है, आप फौरी तौर पे अपने आप को बाकी डिवाइसेस से लॉग आउट कर दें। उसमें आपका जो अकाउंट है वो प्रोटेक्ट भी हो सकता है। और उसके अलावा ये है कि आप अगेन वही वाली बात कि अगर आप पोस्ट कर रहे हैं कुछ भी अपनी पिक्चर्स या कुछ भी ऐसा फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स, तो आप इस तरह की पिक्चर्स पोस्ट कीजिए जो कि अगर वायरल भी हो रही हैं या अगर पब्लिक भी हो रही हैं तो कोई उसको। अमेंडमेंट्स के बारे में मैं चाहूँगी कि जैन ज़रा रोशनी डालें। थैंक यू सो मच। अमेंडमेंट्स का प्लीज़ बताइएगा कि जो 2016 के एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए, राइट? जी देखिए, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सबसे पहले तो इसके हवाले से जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी बात की गई है। पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात दिए गए हैं। सही। इसके अलावा लेकिन वो ट्रेंड होंगे इसके लिए तो वंस अगेन द पुलिस विल डू इट विद द कोलैबोरेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। ठीक। दे हैव टू टेक द टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। और इसके लिए एक स्पेशल NCCIA भी बन रही थी। द साइबर क्राइम अथॉरिटी दैट हैज बीन मेड। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे अभी बताया गया कि पनिशमेंट ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी हैज बीन एनहांस्ड। इसके अलावा द वर्ड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हैज बीन एक्सप्लेन्ड। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन दो आई स्टिल थिंक दैट फ्यू ऑफ द वर्ड्स हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड, लाइक पब्लिक एग्जिबिट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए थी। अभी स्टिल इन चीजों को भी आगे मैं समझता हूँ कि और उसके अलावा द न्यू ऑफेंस हैज बीन एडेड, दैट इज साइबर बुलिंग। जैसे आपको कोई शख्स जो है अनॉय कर रहा है, कोई आपको थ्रेटनिंग मैसेजेस भेज रहा है, सो दिस ऑफेंस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एडेड, साइबर बुलिंग, क्योंकि ये बहुत सारे दीगर ममालिक के लॉज में भी मौजूद है। तो वैसे मैं ये समझता हूँ कि तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड लॉज को हर 1 साल के बाद अमेंड होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और लॉ की रफ्तार मैच नहीं होती। सो टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज होती है और लॉ की रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर 1 साल के बाद इस लॉ को रिव्यू करें और जो दुनिया में तमाम ममालिक में जो इसके नए कवानीन बन रहे हैं उसके मुताबिक अपने कवानीन को जिद्दत दें। आगे एक चीज़ पे भी ऐड करना चाहूँगी कि आपने जब बात की थी जो 6 डिजिट पासवर्ड आपका यूजली आता है, एट टाइम्स आप अपने खुद से मोबाइल से दूसरी ऐप्स पे लॉगिन कर रहे होते हैं या आपको बैंक के कोड्स आते हैं, तो वो तो उस वक्त आपने ऑन द स्पॉट यूज़ कर लिया तो वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन क्या बाद में भी इसकी वैल्यू होती है? आपको उसको डिलीट कर देना चाहिए या वो यूजेबल है इन दी एंड? कुछ हैकिंग में वो मदद कर सकते हैं किसी हैकर की? देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने पासवर्ड्स को आफ्टर एवरी 6 मंथ्स चेंज करें और उसके अंदर करैक्टर्स को ऐड करें। इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। होता क्या है कि हम पासवर्ड्स के अंदर या तो अपने बच्चों के नाम लिख देते हैं या पासवर्ड के अंदर हम कोशिश करते हैं कोई चीज़ हमें रिमेंबर है, लाइक 1 2 3। बिल्कुल। जब हमारे पासवर्ड्स इतने आसान होते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे पासवर्ड्स को ईजिली होता है कोई शख्स भी एक्सेस कर ले, लाइक 1 2 3, लाइक इट इज़ वेरी ईजी फॉर एनीबडी टू चेक कि क्या ये ओपन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हम पासवर्ड्स वो रखते हैं जो हमें बाद में ओपन करने में आसानी हो। और जब बात आती है अमेंडमेंट्स की, तो जब हम देखते हैं अक्सर औकात हमारे पास सोशल मीडिया पे ऐसे एड्स आ रहे होते हैं पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान ही, बिल्कुल, कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो अमूमी तौर पर हमारे लॉज के मुताबिक पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुताबिक भी वो मेरा ख्याल है कोई लीगल कारोबार नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की बात हो जाए या इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी कारोबार वो दिखाते हैं कि आप इतने पैसे ले लें और फिर बाद में उसमें बाद में फिर ब्लैकमेल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। उस हवाले से आप क्या गाइड कर रहे हैं? देखिए, एक तो ये मैं बताता चलूँ कि क्रिप्टो करेंसी को स्टेट बैंक के एक सर्कुलर के तहत पाकिस्तान में बैन है। ये बेसिकली इसके बारे में थोड़ी सी अहमियत इसलिए मैं देना चाहूँगा कि
बहुत सारे क्राइम ऐसे अब हो रहे हैं जो साइबर क्राइम रिलेटेड हैं, जहां पे उनको लेटेस्ट डिजिटल करेंसीज के थ्रू कमिट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे बाज़ औक़ात जो रिकॉर्ड जो होता है वो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होता है। तो वहां पे क्या किया जाता है कि जैसे अभी जो कॉलर थे उन्होंने वॉलेट का जिक्र किया कि मेरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन हुई, so basically he was somehow talking about the cryptocurrency account. So this is a very important subject जहाँ पे लोगों को हम इतना इंफॉर्मेशन दे दें कि this is not legal in Pakistan. और एक और चीज़ भी जैन साहब, बेटिंग के हवाले से भी बहुत सारे एड्स आते हैं जी, तो उसके बारे में बताइए। अब उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि देखिए अगेन फॉर ऑनलाइन बैटिंग जो लोग करते हैं दैट इज ऑल्सो अ क्राइम, और उसके अलावा भी जो दीगर उसके लॉज रिलेटेड हैं बैटिंग से रिलेटेड वो भी उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि जैसे अभी शेख साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सेक्शन 28 के तहत तमाम वो ऑफेंसेस जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मौजूद हैं, वो तमाम ऑफेंसेस जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट हैं, नॉट इनकंसिस्टेंट से मैं मुराद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे सेक्शन 500 है, इट डील्स विद द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन। तो इसी तरीके से जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का सेक्शन 28 डील्स विद डेफेमेशन। जैसे अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम सेक्शन 16 है, ऐसे ही 419 जो पर्सोनेशन बाय चीटिंग है, they are not inconsistent with those offenses. तो वो तमाम ऑफेंसेस जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन है और साइबर स्टॉकिंग है, ये दोनों एक चीजें हैं। तो जहां ऑफेंसेस जो हैं जो कि नॉट इनकंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट ऑफेंसेस को साथ लगाया जा सकता है, एफआईए के पास ये अथॉरिटी मौजूद है। और ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान की स्टेट ऑफ पाकिस्तान है और फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से जो लोग इस तरह के मुख्तलिफ इलीगल जो एड्स बनाते हैं और कारोबार कर रहे हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उसकी रोकथाम के लिए? देखिए सबसे पहले जैसे आपने कुछ अर्सा पहले फेक लोन एप्लीकेशंस का सुना जी, हमारे यहाँ पे होता ही है कि जो ही एक मामला आता है उसकी एक हाइप क्रिएट हो जाती है, लेकिन हम फ्यूचर में उस लोगों को सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर कोई अमली इकदाम नहीं करते। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैडम ने बहुत अच्छी बात की कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जब तक एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलेगी, बच्चा अवेयरनेस लेके घर आता है। वालिदैन को अगर आप अवेयरनेस देना चाहते हैं तो आज के दौर में सबसे बेस्ट मीडियम है सोशल मीडिया। टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक मैं समझता हूं कि एक अच्छा मीडियम है जहां से आप इसको मैसेज को फैला सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, अगर आप किसी भी एक स्टेट के अंदर ये चाहते हैं कि लोगों के साथ साइबर क्राइम ना हो, आपको सिर्फ एक काम करना होगा, अवेयरनेस बढ़ानी होगी। जिस वक्त अवेयरनेस मैक्सिमम हो जाएगी, क्राइम देखिएगा, क्राइम अब, और ये क्राइम कहाँ पे ज्यादा है? शहरों में ज्यादा है। ठीक है, आप अवेयरनेस की जब बात करते हैं तो वो ये तो क्राइम, इस साइबर क्राइम एक इतना वाइड सब्जेक्ट बन चुका है पूरी दुनिया में। जैसे मैंने इंट्रो में भी बताया कि अब तो ना सिर्फ अफराद बल्कि स्टेट्स भी इसका शिकार होती हैं। जैसे वो यूक्रेन और रशिया की वॉर में आज शायद काफ़ी लोगों को इस बात का नहीं पता कि जब वो अटैक हुआ था तो सबसे पहले रशिया ने यूक्रेन के सैटेलाइट पे साइबर अटैक किया था, जिसकी वजह से पूरा एक दिन उनकी पावर शट डाउन कर दी गई थी और ना कोई इलेक्ट्रिसिटी थी, ना फ़ोन्स काम कर रहे थे, ना कोई चीज़। और किसी को ये भी नहीं पता था कि इसके बाद जिसने हम पे हमला करना है उसने करना कहाँ से है। कोई इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं थी किसी के पास। तो इस हद तक वो अब ये भी कहते हैं कि आने वाले चंद सालों में दुनिया में जहाँ पे फोर्सेस काम करती हैं वहाँ पे दो फोर्सेस ऐड होगी, एक स्पेस फोर्स और एक साइबर सिक्योरिटी फोर्स। ये इस हद तक अब ये जिद्दत इख्तियार कर चुका है ये क्राइम, क्योंकि ये हर चीज़ जो है वो डिवाइस से कनेक्ट है। वो इंसान जो है वो डिपेंडेंट हो चुका है मॉडर्न डिवाइसेस का। मुझे ये बताएं जैन, जब मैं बात करती हूँ एंटीवायरस की, जो एंटीवायरस कैंपेन्स या प्रोजेक्ट्स कहते हैं यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर में, कैन इट हेल्प to avoid any sort of a crime? Yes, obviously, cyber crime yes, obviously they help and they prevent you from the system, like hacking से आपको somehow save करते हैं। But अभी एक बड़ी important चीज़ मेरे ज़हन में आई, चूँकि आपने एंड किया कि we are depending on a device. Yes. Now the thing is this, जो हमारे घर में लगी वाईफाई मशीन है, जो कि एक IP एड्रेस हमें एलोकेट करती है और पब्लिक प्लेसेस पे जो वाईफाई लगा होता है। अब हमारे यहाँ पे क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, तो मैंने ऐसा भी देखा कि 10 घरों में एक ही वाईफाई इस्तेमाल हो रहा है जी, 5 घरों में एक ही वाईफाई, नेबरिंग के एरियाज में एक ही वाईफाई चल रहा है। राइट। और बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे भी आई जहां पे उन्होंने बताया कि भाई ये जो हमारा नाम इस केस में आया है वो इस वजह से आया है कि जिस शख्स का एक्चुअली हमने जिसको वाईफाई दिया होता ये सारे काम वो करता था। बिल्कुल, क्योंकि जो एक एविडेंस आता है इस पूरे केस के अंदर, यस, IP एड्रेस जो बेसिकली आप ये समझ लें इट इज जस्ट लाइक योर होम एड्रेस। आपने एक वाईफाई मशीन ली,
आपने उस कंपनी से ही कहा कि हम आपकी सर्विसेज लेंगे, और उस कंपनी ने जब आपको वाईफाई की फैसिलिटी दे दी, दे हैव प्रोवाइडेड यू एन आईपी एड्रेस। अब आपने जो ही उस आईपी एड्रेस को ओपन कर दिया, आपने उसको लॉक नहीं लगाया, आपने कहा जी ठीक है मेरे नेबर्स के साथ रिलेशन अच्छे रहने चाहिए, मैं इनको फ्री वाईफाई दूंगा, आपने उनको फ्री वाईफाई दे दिया, लेकिन एक्चुअली आपने किया क्या, आपने उनको एक्सेस दे दी, उनको एक्सेस दे दिया अपनी प्राइवेसी का। अब वो अगर वहां से कोई भी क्राइम करेंगे तो आईपी एड्रेस उनका लिंक होगा। यस। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, ज़रूर बताइए प्लीज़, कि जो कॉग्निटिव विंडोज़ होती हैं जो आप यूज़ करते हैं टू अवॉइड द हिस्ट्री दैट कम्स ऑन योर सॉफ्टवेयर, अगर उसके उन विंडोज़ के ज़रिए कोई क्राइम करते हैं तो क्या वो डिटेक्ट हो सकते हैं बैक एंड पे? देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जितना साइबर स्पेस पे किया जाने वाला, इसको कहते हैं कि साइबर फुटप्रिंट्स जो होते हैं ना, दे आर इजीली ट्रेसेबल। लाइक इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एवरी टच लीव्स अ ट्रेस। सो जो लोग भी ये समझते हुए क्राइम करते हैं कि अगर हमने साइबर क्राइम किया क्योंकि सामने सीसीटीवी कैमरा नहीं है कि हमें डिटेक्ट कर लेगा, कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि हमारे हैंड के जो फिंगर इंप्रेशंस हैं उनको ले लेगा, तो मैं ये सब देखने वालों को बताना चाहूंगा कि ये क्राइम दूसरे क्राइम से डिटेक्ट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू द अदर क्राइम। Thank you so much for being part of the show and casting light on such important issue which is cybercrime, and today's very most important topic when we talk about 21st century digitalized era, and no one can deny the fact कि हम सब जो है कहीं ना कहीं 90% जो अपनी ज़िंदगी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर भी रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इस वक्त हो सकता है कि हमारी बातें गूगल सुन भी रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीइंग एन एजुकेशन कास्टिंग लाइट रिगार्डिंग यूथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बीइंग एन एडवोकेट हाई कोर्ट, आपने बहुत प्रोसीजरल मैटर्स पर नज़रसानी डाली। बहुत बहुत शुक्रिया आगा आपका। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस वकील ऑनलाइन एंड बीइंग पार्ट ऑफ द शो एंड शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंसेस विद अस। बट यस, वन थिंग मोर, अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड आप किसी मसले से गुजर रहे हैं या कोई मसला आपने अपने इर्द गिर्द देखा जो कि हल हो गया या नहीं हो रहा, तो प्लीज़ वी आर हियर, insightful discussions on legal matters. You all are most welcome. You guys can give your queries and feedback on the comment section below down. Today हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन हम फिर से मिलेंगे कल वकील ऑनलाइन पर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।